अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। और काफ़ी दिनों बाद आपने मेरी जो आवाज़ सुनी होगी, यकीनन खुशी हो रही होगी आप लोगों को मेरी आवाज़ सुन के। अ, आप लोग ने सर्दियों की छुट्टियां गुजारी और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कराची में सर्दियां शुरू होती हैं तो छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं। बट एनीवेज, मिड टर्म का एग्ज़ाम भी दिया आप लोगों ने और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम दिया आप लोगों ने। और बहुत सारे लोगों के जो पेपर चेक करते वक्त तो मुझे लग रहा था कि शायद मार्क्स स्कीम को सामने रख के इन्होंने पेपर सॉल्व किया है। मतलब मार्क्स स्कीम के जो आंसर्स थे उसमें वर्ड्स तो आगे पीछे कर सकते थे, वो भी नहीं किए लोगों ने। बट एनीवेज, खैर जो हुआ सो हुआ। लास्ट टाइम हमारी जो एक दो क्लासेस हुई थी मिड टर्म एग्जाम के बाद, और उन क्लासेस में शायद हमने डिस्कस किया था एग्जाम का पेपर, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था, अच्छा खासा डिस्कस कर लिया था। तो मैं वापस उस पर नहीं जाना चाह रहा। मिड टर्म के बाद अब आपका रिजल्ट भी आ चुका है, सब कुछ हो चुका है। हम जो है वो बस अब आगे चलेंगे अपने सिलेबस की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि अब एग्जाम करीब आ रहे हैं और बस हमें जल्द से जल्द जो है वी वांट टू कवर द होल सिलेबस। और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सारा काम हमारा हो चुका है। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी मिड टर्म से पहले, जब हम पेपर 5 डिस्कस कर रहे थे, तो पेपर 5 डिस्कस करने से पहले जो हम टॉपिक आखिरी पढ़ रहे थे, टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक था। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक में मैंने आपको पहला जो उसका सब टॉपिक है करवा दिया था, उसकी वर्कशीट हमें करनी थी। लेकिन ज़ाहिर है वो पढ़े हुए तकरीबन आपको तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो ज़ाहिर है आपको पहले उसका रिकैप करना पड़ेगा। रिकैप क्या करना पड़ेगा, दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा और फिर हम उसकी वर्कशीट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ज़रा मैं आपको याद दिलाता हूँ कि लास्ट टाइम आपने जो चीज़ पढ़ी थी वो क्या था। लास्ट टाइम जो आपने टॉपिक पढ़ा था वो ये टॉपिक था, ठीक है। ये आपने टॉपिक जो है स्टार्ट किया था। बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर है जो कि हमने स्टार्ट किया था। और मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो बेसिकली दो इसके जो है सब टॉपिक हैं। एक इसका टॉपिक जो है वो है बाइंडिंग एनर्जी, और एक इसका टॉपिक जो है वो क्या है, वो है रेडियो एक्टिव डीके। तो बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने के बाद आपको एक वर्कशीट करनी है, और फिर जो है वो रेडियो एक्टिव डीके जो है पढ़ने के बाद आपको एक वर्कशीट जो है वो सॉल्व करनी है, ठीक है जी। तो इसमें हमने जो है जो पहले बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, उसमें हमने पहले कुछ इंट्रोडक्शन जो है वो लिया था न्यूक्लियर फिजिक्स का, ताकि आगे कैलकुलेशंस करने और आगे जो कॉन्सेप्ट है इनको समझने में आपको आसानी रहे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटॉन नंबर क्या होता है। प्रोटॉन नंबर का मतलब ये होता है कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन नंबर को हम जेड से शो करते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन हम उस पार्टिकल को कहते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाए। न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं भाई? न्यूक्लियॉन हम उस पार्टिकल को कहते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाए। अब न्यूक्लियस के अंदर या तो प्रोटॉन पाया जाता है, ठीक है, या फिर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो बेसिकली प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों को आप न्यूक्लियॉन कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो दोनों न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल पाया जाता है उसको आप न्यूक्लियॉन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियॉन नंबर। अब देखिए, न्यूक्लियॉन का मतलब है प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियॉन नंबर का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियॉन नंबर का मतलब होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, यानी किसी न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उनको मिलाकर आप न्यूक्लियॉन नंबर कहते हैं। प्रोटॉन नंबर को आप जेड से शो करते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर को आप कैपिटल ए से शो करते हैं। जेड का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, और कैपिटल ए का मतलब होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। फिर एक चीज होती है हम कहते हैं न्यूक्लियोइड नोटेशन। न्यूक्लियोइड नोटेशन का मतलब है रिप्रेजेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस की आप जो सिंबॉलिकली जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो उसकी न्यूक्लियोइड नोटेशन कहलाती है। सिंबॉलिकली किसी न्यूक्लियस को शो करने का तरीका ये होता है कि आप उस न्यूक्लियस की जिस एटम का वो न्यूक्लियस है उसके सिंबल बनाते हैं। एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है? सिंबल ऑफ द एलिमेंट है, सिंबल ऑफ द एटम है। फिर उसके लेफ्ट टॉप पर आप ए लिखते हैं यानी कि न्यूक्लियॉन नंबर, और उसके लेफ्ट बॉटम पे आप जेड लिखते हैं यानी कि प्रोटॉन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने सोडियम के न्यूक्लियोटाइड को शो किया हुआ है।
तो सोडियम का न्यूक्लियोटाइड के को शो करने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने सोडियम की जो है वो केमिकल सिंबल लिखी। तो इसकी जो केमिकल सिंबल है सोडियम की वो Na है। फिर इसका न्यूक्लियॉन नंबर 23 है, तो टॉप लेफ्ट पर आपने 23 लिखा। और फिर इसका प्रोटॉन नंबर 11 है, तो आपने लेफ्ट बॉटम पर आपने 11 लिख दिया। या जैसे कार्बन है, कार्बन का प्रोटॉन नंबर 6 है, कार्बन का न्यूक्लियॉन नंबर 12 है। ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर आप ए में से जेड को माइनस करते हैं तो उसका आंसर जो आता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आता है। क्योंकि ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और जेड का मतलब है सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस करते हैं तो बाकी बचेगा, क्या बचेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बचेगा। फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम की एग्जाम्पल मैंने आपको दी कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन सोडियम न्यूक्लियस। तो सोडियम का न्यूक्लियॉन नंबर ए है, सोडियम का प्रोटॉन नंबर जेड है, तो ए में से जेड को माइनस किया, यानी कि 23 में से 11 को माइनस किया तो क्या बचा, 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। फिर हमने चीज डिस्कस की थी, उसका मतलब था यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, या जिसको सिंपली आप एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं केमिस्ट्री में, इसको हम कैपिटल यू से शो करेंगे। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली मास की एक यूनिट है जो कि बहुत ही छोटे मासेस को नापने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि इट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट फॉर मास। क्योंकि इसकी वजह यह है कि आपके जो मास की जो आपकी नॉर्मल यूनिट्स होती हैं वो किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम वगैरह होती हैं ना। किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम जो है वो एटॉमिक लेवल पर मासेस नापने के लिए बहुत बड़ी यूनिट्स हैं। क्योंकि एटॉमिक लेवल पे जो मासेस होते हैं वो 10⁻⁻25, 10⁻⁻30 के ऑर्डर में होते हैं। और आपका मिलीग्राम 10⁻⁻6 होता है आपका किलोग्राम। और आपका जो माइक्रोग्राम होता है वो किलोग्राम में 10⁻⁹ मेरे ख्याल से शायद होता है। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो ग्राम वगैरह है ये एटॉमिक लेवल पर मासेस को नापने के लिए बहुत बड़ी यूनिट्स हैं। दैट इज व्हाई वी हैव डिवाइस्ड अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मास व्हिच इज कॉल्ड यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। अब इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि जो एक एटॉमिक मास यूनिट होती है वो किलोग्राम में बराबर होती है 1.66 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम, यानी कि 1.66 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम अगर होगा तो वन एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। इसी तरह एक यूनिट और है जिसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो जिस तरह से आपने एटॉमिक लेवल पर मासेस को नापने के लिए एटॉमिक मास यूनिट को डिवाइस किया है, ऐसे ही एटॉमिक लेवल पर एनर्जी भी बहुत छोटी होती है। और एटॉमिक लेवल पर एनर्जीज को नापने के लिए भी आपने एक बहुत छोटी यूनिट को डिवाइस किया, और वो यूनिट क्या कहलाती है, वो यूनिट कहलाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल्स के। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल के बराबर होता है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कन्वर्जन की कि फर्स्ट करेगा मेरे पास 3.2 एक्सपोनेंट -18 जूल एनर्जी है, तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे शो करेंगे। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप 1.6 एक्सपोनेंट -19 से डिवाइड करेंगे। तो 3.2 एक्सपोनेंट -18 को मैंने डिवाइड किया 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, तो ये बराबर आया 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 3.2 एक्सपोनेंट -18 जूल जो बराबर है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। और अगर फर्ज करें कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो फिर उसको आप मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19 करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं जूल में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 4 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.4 एक्सपोनेंट -19 जूल। तो जब आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको डिवाइड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19 करते हैं। लेकिन जब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो उसको आप मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19 करते हैं। हमने इस बार डिस्कस किया था मास एनर्जी इंटरकन्वर्टिबिलिटी। देखिए आइंस्टाइन की बहुत मशहूर इक्वेशन है, आप चाहे जितने जाहिल क्यों ना हो लेकिन आपने जिंदगी में कम से कम एक दफा इक्वेशन के बारे में सुना जरूर होगा या देखा जरूर होगा। E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। E इक्वल्स टू mc स्क्वायर जो है बेसिकली ये जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने जो है पेश की थी, उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक पार्ट है ये इक्वेशन। और ये इक्वेशन कहलाती है मास एनर्जी इंटरकन्वर्टिबिलिटी इक्वेशन, एंड इट इज नोन एज द मोस्ट फेमस इक्वेशन इन फिजिक्स। यानी कि इक्वेशन की सबसे फेमस इक्वेशन कहलाती है फिजिक्स की,
और एक ऐसी क्वेश्चन है कि तकरीबन दुनिया का हर आदमी जो है, हर आदमी तो खैर मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन दुनिया का हर आदमी इसको फेस की थोड़ी बहुत जो है अलिफ बे आती है, उसको क्वेश्चन के बारे में ज़रूर पता होता है। ये क्वेश्चन हमें ये बताती है कि बेसिकली ये क्वेश्चन का जो ओरिजिन है वो ये है कि आइंस्टाइन ने ये हाइपोथेसिस पेश किया था कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि मास और एनर्जी दोनों जो है वो आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। तो जब आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो उससे कितनी एनर्जी बनेगी, या एनर्जी को अगर आप मास में कन्वर्ट करेंगे तो उससे कितना मास बनेगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली उस कैलकुलेशन को हमें बताती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार ये मेरे हाथ में जो पेन है, इस पेन को मैं एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा तो कितनी एनर्जी बनेगी, तो मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इस पेन का मास कितना है। लेकिन जो मास मुझे पता होना चाहिए वो किस में पता होना चाहिए, तो मुझे किलोग्राम में पता होना चाहिए। यानी जिस चीज को मुझे एनर्जी में कन्वर्ट करना है उसका मास मुझे किलोग्राम में पता होना चाहिए, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा सी स्क्वायर से। सी का मतलब यहाँ पर है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा मास को किलोग्राम में, तो उसका जो आंसर आएगा वो एनर्जी आएगा। वो एनर्जी किस में आएगी, जूल्स में आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे पास 0.03 ग्राम मास है और उसको मैं एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो ये 0.03 ग्राम को मुझे किलोग्राम में लेना होगा। तो 0.03 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, उसको मैंने डिवाइड बाय 1000 किया। तो जब मैंने 0.03 को डिवाइड बाय 1000 किया तो ये बना 3 इंटू 10 की पावर -5 किलोग्राम। अब ये देखो स्टेप से स्क्वायर की क्वेश्चन में मैंने मास की जगह क्या रखा, मैंने मास की जगह रखा 3 इंटू 10 की पावर -5 किलोग्राम। सी की जगह मैंने क्या रखा, सी की जगह मैंने रखा स्पीड ऑफ लाइट जो कि कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, और उसका स्क्वायर किया, सॉल्व किया, तो मेरा आंसर आया 2.7 एक्सपोनेंट 12 जूल्स। इट मीन्स थ्योरेटिकली इट मीन्स थ्योरेटिकली अगर मैं 0.03 ग्राम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करूं तो कितनी एनर्जी बनेगी, 2.7 एक्सपोनेंट 12 जूल्स एनर्जी जो है वो बनेगी। यानी कि 2.7 ट्रिलियन, या जिसको आप 2700 बिलियन जूल एनर्जी कह सकते हैं। फिर हमने एक छोटी सी डेरिवेशन की थी, और डेरिवेशन में की थी कि हाउ मच एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 U मास। यानी कि 1 U मास को, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट मास को आप अगर एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितनी एनर्जी बनेगी। लेकिन एनर्जी का जो आंसर हमें लिखना है वो किस में लिखना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है। हमें आंसर ऑफ एनर्जी किस में लिखना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है। कोई मसला नहीं है। एनर्जी जो बनती है मास से, उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, E=mc²। इस फॉर्मूले के जरिए आपको पता चलता है कि कितनी एनर्जी बनेगी अगर मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि जिस मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं वो मास किलोग्राम में होना चाहिए। जिस एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर रहे हैं वो जिस मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं वो मास किलोग्राम में होना चाहिए। तो अगर आप 1 एटॉमिक मास यूनिट मास को, यानी कि 1 U मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले तो उसको किलोग्राम में लेना होगा। फॉर्चुनेटली वी ऑलरेडी नो अबाउट इट कि 1 U मास बराबर होता है 1.66 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम के। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन में हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल के। लिहाजा हमने फॉर्मूला लगाया E=mc²। जब हमने E=mc² का फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास मास कितना है, हमारा मास है 1.66 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम, क्योंकि हमें 1 U मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। और 1 U मास जो किलोग्राम में बराबर होता है किसके, 1.66 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम के बराबर होता है। तो हमने E=mc² के फॉर्मूले में मास पुट किया जो कि 1.66 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम था। 3 एक्सपोनेंट 8 यानी कि स्पीड ऑफ लाइट को पुट किया, उसका स्क्वायर किया, तो आपका आंसर जूल में आएगा। लेकिन हमें आंसर चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो हमने उसको डिवाइड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19 कर दिया। तो उसको हम डिवाइड बाय 1.6 -19 करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो किसी भी चीज को मेगा में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 या दूसरे अल्फाजों में इसको आप डिवाइड बाय 10 की पावर 6 करते हैं। अगर आपको एक चीज मैं ख्याल में, अगर मैं आपको बोलता हूँ चीज वॉट में लिखी हुई है, इसको मेगा वॉट में चेंज करो, तो वॉट को मेगा वॉट में चेंज करने के लिए आप 10 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे ना, या दूसरे अल्फाजों में 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिहाजा जब आप ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका राउंडेड ऑफ आंसर आएगा 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि 1 U मास जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, 1 U मास जो होता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर होता है।
ये जो हमने डेरिवेशन की है, एक तो एग्जाम में आती है, और दूसरा ये है कि हमें अक्सर जो है वो एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी होती है। तो हम बार-बार इस प्रोसेस को रिपीट करने के बजाय सिंपली मास को एनर्जी में इसके ज़रिए कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हमने बेसिकली यहाँ पर ये प्रूव किया है कि 1 U मास को जब भी एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनेगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं 2 U मास को कन्वर्ट करूँ एनर्जी में, तो कितनी एनर्जी बनेगी? तो भाई 930 मल्टीप्लाई बाय 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनेगी। अगर मैं बोलूँगा मैं 0.1 U को चेंज करूँगा एनर्जी में, तो कितनी एनर्जी बनेगी? तो भाई 930 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनेगी। अगर मैं बोलूँगा भाई 0.5 U को अगर मैं चेंज करूँ एनर्जी में, तो कितनी एनर्जी बनेगी? तो भाई 930 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनेगी, एंड सो ऑन। तो बेसिकली एक तरह का हमने ये कन्वर्जन जो है वो मालूम कर लिया। उसके बाद फिर हमने अगली चीज जो डिस्कस की थी वो कहलाती है मास डिफेक्ट। क्या कहलाती है? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब क्या है? मास डिफेक्ट का मतलब हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी न्यूक्लियस का जो मास होता है वो हमेशा उसके न्यूक्लियॉन्स के इंडिविजुअल मासेस के सम से कम होता है, और ये जो डिफरेंस इन मास होता है इसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था, देखिए फर्स्ट करेंगे हमने जो ये बंच बनाया हुआ है ना, ये एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं इनमें से कुछ प्रोटॉन्स हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स हैं। अब आपने क्या किया कि इस पूरे न्यूक्लियस का, ये पूरा न्यूक्लियस जो है ना, इस पूरे न्यूक्लियस को उठा के तराजू पे रखा, इसका मास कर लिया। इसका मास कितना आया? इसका मास m आया भाई, मिसाल के तौर पे आ गया। फिर आपने गिना इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, तो पता चला भाई इसमें z प्रोटॉन है। फिर आपने ये देखा अपने टेबल में से कि भाई एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो पता चला भाई एक प्रोटॉन का मास mp होता है। तो आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? ये आपने मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स कैलकुलेट कर लिया। फिर आपने देखा भाई इसमें जो है वो न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो पता चला भाई न्यूट्रॉन्स हैं a माइनस जेड। क्योंकि जब आप न्यूक्लियॉन नंबर में से प्रोटॉन नंबर को माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बचता है ना। ये आपने a माइनस जेड किया तो ये क्या आ गया? जो आपने a माइनस जेड किया है तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गया। स्क्रीन कहाँ चली गई भाई? एक सेकंड रुकिए, स्क्रीन वाइप हो गई जरा। हाँ, आ गई स्क्रीन। तो आपने क्या किया, जब आपने a माइनस जेड किया तो a माइनस जेड करने का मतलब है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आता है। अब आपने देखा भाई हमारे पास इतने न्यूट्रॉन्स हैं इस न्यूक्लियस के अंदर, एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? एक न्यूट्रॉन का मास mn इतना होता है। तो आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ गया? ये आ गया मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स। अब न्यूक्लियस का मास होना कितना चाहिए? मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स, ये होना चाहिए ना। लेकिन जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि इन दोनों का मिलाकर जो मास आ रहा है टोटल, वो न्यूक्लियस के एक्चुअल मास से ज्यादा आ रहा है। मिसाल के तौर पर आपने सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास किया तो मास बनता है 25। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस का मास 25 होना चाहिए। लेकिन जब आप उस न्यूक्लियस का एक्चुअल मास करते हैं ना, तो उसका एक्चुअल मास जो आता है वो 24.7 आता है। यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम से कम आता है। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है ना कि मास कम क्यों आ रहा है। ये फिलहाल ये बात की बात है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, लेकिन फिलहाल इन दोनों मासेस के बीच में डिफरेंस कितना बनेगा? 25 और 24.7 के बीच में डिफरेंस बन रहा है 0.3 का। तो जो 0.3 है, ये 0.3 एग्जाम्पल में क्या कहलाएगा? ये 0.3 एग्जाम्पल में जो है मास डिफेक्ट कहलाएगा। ठीक है। तो मास डिफेक्ट का मतलब क्या है? मास डिफेक्ट का मतलब ये है कि किसी न्यूक्लियस का जो मास होता है ना, वो जितना होना चाहिए वो उतना नहीं होता। अच्छा, अब न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? न्यूक्लियस का मास इतना होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना। तो एक न्यूक्लियस, मिसाल दो, मैं कार्बन की मिसाल देता हूँ। कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अब आप अपना जो है टेबल उठाएं और देखें प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो एक प्रोटॉन का मास इतना होता है भाई। फिर आप देखें एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, एक न्यूट्रॉन का मास इतना होता है। तब आप 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का मास जो है कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। आप कहते हैं 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का मास जो है वो कुछ आया। ठीक है। तो अब न्यूक्लियस ऑफ कार्बन का मास भी इतना ही होना चाहिए ना, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन जब आप न्यूक्लियस ऑफ कार्बन का मास देखेंगे ना टेबल में, तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मासेस से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है। तो ये जो कम आता है ना मास, इसको मास डिफेक्ट कहते हैं। बेसिकली इसको मास मास डेफिसिट भी कहते हैं।
डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कम होना, नुकसान होना। तो चूंकि आपके न्यूक्लियस का एक्चुअल मास कम आ रहा है, जितना आना चाहिए उससे कम आ रहा है, इसलिए ये क्या कहलाता है? इसलिए ये मास डेफिसिट कहलाता है ये। ठीक है, ये मास डिफेक्ट कहलाता है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको कुछ मिसालें भी सॉल्व करके दिखाई थी। मैंने आपसे कहा था कि देखिए भाई, एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट, और एक प्रोटॉन का मास होता है 1.0073 यू, और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास है 15.994 यू। अब आपको अच्छी तरह पता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसकी सिंबल होती है 816, यानी कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं। हमने क्या किया? हमने ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन्स का मास निकाला, तो भाई 8 प्रोटॉन्स का मास बना 8.0584 यू। फिर हमने ऑक्सीजन के 8 न्यूट्रॉन का मास निकाला, तो 8 न्यूट्रॉन का मास बना 8.0696। फिर हमने दोनों को ऐड किया, तो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन का मास मिलाकर बना 16.128 यू बना। ठीक है, तो हमारे हिसाब से, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास होना चाहिए 16.128 यू, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग द मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस इज 15.994। 16.128 हमारे हिसाब से होना चाहिए, जबकि आ रहा है 15.994। तो 16.1280 और 15.994 में डिफरेंस कितना हुआ? 0.1286 यू का डिफरेंस हुआ। तो ये 0.1286 यू है, ये क्या चीज है? ये ऑक्सीजन का मास डिफेक्ट है। ये क्या है भाई? ये ऑक्सीजन का मास डिफेक्ट है। ठीक है, फिर हमने इसी तरह से जो है वो एग्जाम्पल और की थी। हमने मास डिफेक्ट ऑफ सोडियम न्यूक्लियस मालूम किया था। अब देखें, सोडियम 1123 होता है, यानी सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमने सोडियम के प्रोटॉनों का मास निकाला, तो वो आ रहा है 1.0073 मल्टीप्लाई बाय 11, और इसके 12 न्यूट्रॉन का मास निकाला तो वो इतना आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने जो है वो इन दोनों मासेस का जब सम किया तो वो ज़ाहिर है कुछ ज़्यादा आया होगा, और जो मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सोडियम है वो 22.9898 है। तो इन दोनों का सम करके जो आंसर आया था, उसमें से जब आपने एक्चुअल मास ऑफ सोडियम न्यूक्लियस को माइनस किया, तो डिफरेंस आया 0.1949 यू का। तो 0.1949 यू क्या चीज़ है? ये सोडियम का मास डिफेक्ट है ये। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद फिर अब आ जाए बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी से पहले मैं चाहूंगा आप लोग ये क्वेश्चन करें यार इसका, ताकि अगर आप लोग की याददाश्त थोड़ी वापस आ जाए। मतलब क्वेश्चन है वो करें आप, कोई भी एक एलिमेंट उठा लेते हैं हम ना, मिसाल के तौर पर मैं जरा कुछ आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, ऑलराइट। तो मैं तो डिस्कनेक्ट हो गया थोड़ा सा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कोई किसी एक एलिमेंट का मास डिफेक्ट निकालते हैं। मिसाल के तौर पर आप निकालते हैं कैलकुलेट मास डिफेक्ट ऑफ, लेट्स से पोटेशियम न्यूक्लियस कर लेना आप। चलें, पता नहीं पोटेशियम की स्पेलिंग भी यही होती है। पोटेशियम होता है मेरे ख्याल से 19 एंड 13। ठीक है, पोटेशियम न्यूक्लियस का आप लोग को मास डिफेक्ट निकालना है। अच्छा, मास ऑफ न्यूट्रॉन ये रहा, मास ऑफ प्रोटॉन ये रहा, और मास ऑफ पोटेशियम न्यूक्लियस मैं आपको ढूंढ के दे देता हूँ। अगर मैं गूगल कर लूंगा कोई मसला नहीं है। मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ पोटेशियम इन एटॉमिक मास यूनिट, ये है जनाब 39.10 यू।
ठीक है, तो ये आपके पोटेशियम का जो है आपको मास डिफेक्ट मालूम करना है। ठीक है, चलो आप लोग के पास जो है वो 3 मिनट है, इसको कैलकुलेट करके बताएं फटाफट जल्दी से, शाबाश। पोटेशियम के न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट मालूम करें जल्दी से, शाबाश। अभी का आंसर आया किसी का? आपको आंसर बताना पसंद करेगा इसका? Zero point 2127. 0.2127 U। ऑलराइट, चलिए चेक कर लेते हैं इसको। देखिए मामला कुछ इस तरह से है कि इसमें जो प्रोटॉन्स का मास बनेगा वो कितना बनेगा, मास ऑफ प्रोटॉन बनेगा, इसमें प्रोटॉन है 19, तो 19 इंटू 1.0073, तो हो गया प्रोटॉन्स का मास। न्यूट्रॉन्स इसमें कितने हैं? 20। न्यूट्रॉन्स का मास बनेगा 20 इंटू 1.0087। ठीक है, इन दोनों को सम करके बताएं कितना आ रहा है जल्दी से। 19 इंटू 1.0073 प्लस 20 इंटू 1.0087, इन दोनों का सम बताओ कितना आ रहा है? 39.313. 39.313, जबकि जो न्यूक्लियस का एक्चुअल मास है वो कितना है? वो है 39.100 माइनस, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.213। ठीक है, 0.213 आएगा। ठीक है, 3SF में लिखेंगे तो हो जाएगा 0.213 U उसका मास डिफेक्ट हो जाएगा इसका, पोटेशियम का। ठीक है जी, एनीवेज आगे चलते हैं आप। उसके बाद जो फिर अगला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था बाइंडिंग एनर्जी का। ठीक है, उसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था वो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है
जो कि आपको किसी भी न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को इन्फिनिटी तक सेपरेट करने के लिए चाहिए होता है, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स ऑफ अ न्यूक्लियस टू इन्फिनिटी। यानी कि एक न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन जुड़े हुए हैं, अब आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग अलग कर दें, ना सिर्फ अलग अलग कर दें बल्कि उनको इन्फिनिटी तक अलग अलग कर दें। अब इन्फिनिटी तक अलग करने का क्या मतलब है? इन्फिनिटी तक अलग करने का मतलब ये नहीं कि एक को मशरिक में भेज दें और एक को मगरिब में। इन्फिनिटी तक अलग करने का मतलब ये कि उनको इतना सेपरेट कर दें कि दोबारा फिर एक दूसरे से वो अट्रैक्ट ना हो पाए। तो किसी भी न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए होती है वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। ठीक है। अब ये बड़ा हसीन इत्तेफाक है कि अगर किसी भी न्यूक्लियस के जो मास डिफेक्ट होता है उसको अगर आप mc² के फॉर्मूले में रखें और उससे जो एनर्जी बनेगी तो पता चलता है कि वो एनर्जी एग्जैक्टली बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होती है। किसी भी न्यूक्लियस के मास डिफेक्ट को अगर आप c² से मल्टीप्लाई करें तो उससे जो एनर्जी बनेगी ना अकॉर्डिंग टू mc², वो एनर्जी उसकी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर बनेगी। तो इस फैक्ट से हमें क्या पता चलता है? इस फैक्ट से हमें पता चलता है कि बेसिकली होता ये है कि किसी भी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के वक्त वो थोड़ा सा मास अपना एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो वो अपना मास एनर्जी में इसलिए कन्वर्ट कर देता है कि जब कोई बॉन्ड बन रहा होता है तो बॉन्ड बनते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है ना, तो फिर आपको उतनी एनर्जी जो है ना उसको ब्रेक करने के लिए चाहिए होती है। तो बेसिकली जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो थोड़ा बहुत मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स आपस में इंटैक्ट हो जाते हैं। अब आपको अगर उस न्यूक्लियस को तोड़ना है तो आपको उतनी ही एनर्जी चाहिए होगी न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए जितनी न्यूक्लियस बनते वक्त रिलीज हुई थी, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी। तो बेसिकली मास डिफेक्ट होने की वजह ये है कि जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो थोड़ा बहुत मास वो अपना कॉम्प्रोमाइज करता है, थोड़ा बहुत मास वो अपना एनर्जी में कन्वर्ट करता है ताकि उस एनर्जी के रिलीज होने की वजह से एक न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स के बीच में बॉन्डिंग हो सके, न्यूक्लियस आपस में जुड़ सके। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स आपस में जुड़ सके। ठीक है, तो लिहाजा अब अगर आप बाइंडिंग एनर्जी मालूम करना चाहते हैं किसी भी चीज की तो आप बेसिकली दो तरीके हैं। अगर आप फर्ज करें कि आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मालूम करना चाहते हैं और 1U 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, तो आप मास डिफेक्ट मालूम करेंगे न्यूक्लियस का और उसको मल्टीप्लाई बाय 930 करेंगे तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। या फिर अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी जूल्स में चाहिए तो आप सिंपली मास डिफेक्ट किलोग्राम में लें और उसको मल्टीप्लाई बाय c² करें तो बाइंडिंग एनर्जी आपकी जूल्स में आ जाएगी। वो मर्जी है आपकी, वो जब क्वेश्चन आएगा तो उस पर डिपेंड करेगा कि हमें किस तरह से काम करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि भाई देखो भाई प्रोटॉन का मास इतना होता है, न्यूट्रॉन का मास इतना होता है। अब हम पोटेशियम की एग्जाम्पल जो मैंने आपको कराई थी ना वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब जो पोटेशियम का मास आपको दिया हुआ है न्यूक्लियस का वो 39.0983 U दिया हुआ है। अब उसकी बाइंडिंग एनर्जी आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मालूम करनी है और 1U बराबर है 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो हमने क्या किया, पहले हमने प्रोटॉन्स का मास निकाला, वो 19.1387 आया। फिर हमने न्यूट्रॉन्स का मास निकाला, वो 20.1740 आया। तो जो हमारा कैलकुलेटेड मास आया वो 39.312 आ गया। ठीक है, हमारा जो कैलकुलेटेड मास आ गया वो कितना आ गया, वो 39.127 आ गया, वो आ गया। अब हमने मास डिफेक्ट मालूम किया, जो हमारा कैलकुलेटेड मास आ रहा था और जो न्यूक्लियस का एक्चुअल मास है उसको माइनस किया तो मास डिफेक्ट इसका 0.2144 आ गया। अब 1U मास बराबर है 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के, तो 0.2144U किसके बराबर होगा, 0.2144U बराबर होगा मल्टीप्लाई बाय 930 199.392 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो पोटेशियम की बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी है, वो 199.392 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब ये है कि किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को आप डिवाइड करते हैं उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से। पोटेशियम की बात कर लेते हैं। पोटेशियम की बाइंडिंग एनर्जी आपने कितनी निकाली थी अभी, 199.392 निकाली थी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेशियम में न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, पोटेशियम में न्यूक्लियॉन्स हैं 39। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो पोटेशियम में जो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन है वो 39 है। तो आपने बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पोटेशियम को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से यानी कि 39 से, तो आंसर आया 5.113 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, आगे मैंने लिखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। यानी कि कोई न्यूक्लियस कितना स्टेबल होगा वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, बल्कि कोई न्यूक्लियस कितना स्टेबल होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी है। तो जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होगा।
यहाँ पर हमने ग्राफ स्केच किया था। इस ग्राफ के वाई एक्सिस पे था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एक्स एक्सिस पे था न्यूक्लियन नंबर। यानी कि जैसे आप न्यूक्लियन नंबर बढ़ाते रहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी उसकी जितनी होगी उसको हम प्लॉट करते रहेंगे। तो हमने पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ जो स्केच किया। हम देख सकते हैं कि शुरू के जो एलिमेंट होते हैं, शुरू के कम न्यूक्लियन नंबर वाले, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम होती है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती रहती है और इस जगह पर जाकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, और ये जगह कौन सी है? ये जगह है आपका आयरन। यानी कि आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है। उसे तब आयरन से आगे बढ़ेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फिर कम होने लगेगी। और जो ज्यादा ज्यादा जो है न्यूक्लियन नंबर वाले एटम है ना, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम वगैरह हो गया, ये फिर इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने लगती है। तो शुरू के जो एलिमेंट्स हैं कम एटॉमिक मास वाले, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम होती है, और जो ज्यादा एटॉमिक मास वाले उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम होती है। मिड वालों की बाइंडिंग एनर्जी जरा ज्यादा होती है पर न्यूक्लियन, और सबसे ज्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो आयरन की होती है। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि आयरन का जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होता है। फिर यहाँ पे मैंने आपको एक चीज और भी एक्सप्लेन की थी कि वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक मास नंबर कम होते हैं वो जो है फ्यूजन करते हैं, और वो जिनके एटॉमिक मास नंबर ज्यादा होते हैं वो फ्यूजन करते हैं। इसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि फ्यूजन करने के नतीजे में और फ्यूजन करने के नतीजे में, दोनों के नतीजे में जो है न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती है। पहली बात है कि फ्यूजन होता है क्या है। फ्यूजन ये होता है कि ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस जो होता है वो दो छोटे न्यूक्लियस में टूटता है और दोनों का मास तकरीबन एक जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये यूरेनियम है। यूरेनियम पर आपने न्यूट्रॉन खींच के मारा, उससे क्या हुआ? यूरेनियम टूट गया। जब यूरेनियम टूटेगा तो उसके दो टुकड़े बनेंगे। एक टुकड़ा जो उसका बनेगा वो बनेगा बेरियम, और दूसरा टुकड़ा जो उसका बनेगा वो बनेगा क्रिप्टन। और उसके साथ 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज होंगे और उसके साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब अगर आप जो है वो ये देखें कि बेरियम के और क्रिप्टन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मिलाकर यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेरियम और क्रिप्टन जो है वो यूरेनियम के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल है। इसमें मैं वापस आता हूँ, लेकिन पहले न्यूक्लियर फ्यूजन को देखें। न्यूक्लियर फ्यूजन में इसका उलट होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि टू स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर न्यूक्लियस। जैसे मिसाल के तौर पर एक न्यूक्लियस है ड्यूटेरियम का, ये न्यूक्लियस है ट्रिटियम का। ये आपको पता होना चाहिए कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो होते हैं वो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। तो जब ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में मिलते हैं तो उससे हीलियम का न्यूक्लियस बनता है। एक न्यूट्रॉन बनता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि जो हीलियम की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की बाइंडिंग एनर्जी से मिलाकर ज्यादा होगी। तो मकसद कहने का ये हुआ कि दोनों रिएक्शंस में जो है ना स्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि दोनों रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। तो बेसिकली फ्यूजन जो है उसमें भी स्टेबिलिटी बढ़ती है और जो फ्यूजन है उसमें भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इसलिए जो है ये जो आपके शुरू के एलिमेंट हैं ये फ्यूजन करते हैं क्योंकि ये छोटे होते हैं। तो ये छोटे होते हैं तो आपस में मिलकर ये बड़ा न्यूक्लियस बना सकते हैं। लेकिन जो बड़े वाले न्यूक्लियस होते हैं वो और मजीद न्यूक्लियस के साथ मिलकर तो और बड़ा न्यूक्लियस तो नहीं बना सकते ना, वो पहले और इतने अनस्टेबल होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो ब्रेक हो जाते हैं, वो फ्यूजन करते हैं। तो बड़े वाले न्यूक्लियस फ्यूजन करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सकें, इस ग्राफ में ऊपर आ सकें वो। और जो छोटा वाले न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूजन करते हैं, लेकिन दोनों का मकसद एक ही होता है। दोनों का मकसद क्या होता है? स्टेबिलिटी गेन करना। अब मैंने आपसे कहा कि चाहे न्यूक्लियर फिजन हो रहा हो या फ्यूजन हो रहा हो, तो जो प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी से हमेशा ज्यादा होती है। उसकी वजह ये होती है कि दोनों रिएक्शंस के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी जितनी रिलीज होती है बाइंडिंग एनर्जी उतनी बढ़ती है। मिसाल के तौर पर फर्ज करिए एक न्यूक्लियस है, अब इसकी बाइंडिंग एनर्जी 10 है। अगर इसने 2 एनर्जी रिलीज कर दी ना तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी 10 से कितनी हो जाएगी? इसकी बाइंडिंग एनर्जी 10 से 12 हो जाएगी। यानी आप जितनी एनर्जी रिलीज करेंगे आपकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी बढ़ेगी। तो मैंने आपको मिसाल भी दी थी आपको कि भाई यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी अगर 10 है और यहाँ पर आपने 2 एनर्जी रिलीज की है, तो आपकी जो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी होगी वो 10 नहीं होगी, वो कितनी हो जाएगी? वो 12 हो जाएगी। अच्छा, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी को हम काउंट नहीं करते क्योंकि न्यूट्रॉन तो एक सिंगल पार्टिकल है। बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की होती है, एक सिंगल पार्टिकल की नहीं होती। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी तो वो एनर्जी है ना जो कि न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए चाहिए। अब एक सिंगल पार्टिकल को आप क्या तोड़ेंगे? वो तो ऑलरेडी सिंगल है। ठीक है, तो ये बात मैंने आप एक्सप्लेन की थी कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बराबर होती है किसके? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस एनर्जी रिलीज्ड। या दूसरे अल्फाजों में जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसके बराबर होती है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर होती है।
अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी कराई थी। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है ये। अब देखें, ये ड्यूट्रियम है, ये ट्रीटियम है, ठीक है। ड्यूट्रियम की हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाली, वो 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। ट्रीटियम की बाइंडिंग एनर्जी हमने निकाली, वो 8.091 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी हमने निकाली, वो 27.342 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। ठीक है, आ गई। अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया कि जब इन दोनों एनर्जीज को माइनस किया, यानी कि प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा आ रही है ना रिएक्टेंट से, तो हमने रिएक्टेंट्स यानी कि ड्यूट्रियम और ट्रीटियम की बाइंडिंग एनर्जी को ऐड किया तो वो इतनी बनी, और प्रोडक्ट की बाइंडिंग में से माइनस किया तो आंसर क्या है, 17.391 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपकी एनर्जी रिलीज होगी। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होगी, और प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली एनर्जी रिलीज के बराबर होगा, जैसा कि इस सवाल में हो रहा है। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन मैंने किस तरह से की, मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के जरिए मास डिफेक्ट मालूम किया, पहले तीनों का, ड्यूट्रियम का, ट्रीटियम का और हीलियम का। फिर मास डिफेक्ट के जरिए उनकी बाइंडिंग एनर्जी मालूम की, फिर डिफरेंस के जरिए मैंने ये मालूम किया कि कितनी एनर्जी रिलीज हो। ठीक, चलिए अब एक काम करेंगे, इस तरह का एक सवाल आप लोग भी कर लें ताकि आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आपको एक सवाल लिख के देता हूँ। हमारे पास यूरेनियम है प्लस एक न्यूट्रॉन है, इसमें बेरियम बन रहा है, क्रिप्टन बन रहा है, 3 न्यूट्रॉन है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, अच्छा अब यूरेनियम होता है 92 और उसको ले लें आप 230, यूरेनियम 235 ले लें। बेरियम का देखो क्या होता है, प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर, प्रोटॉन एंड न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ बेरियम। According to Horton.edu, a barium atom generally has 56 और 56 81 protons and 81 neutrons. हो गया 56 और 56 में 81 जमा करो तो कितने होते हैं भाई, 7 137। और क्रिप्टन क्या होता है भाई, प्रोटॉन एंड न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ क्रिप्टन, कहाँ है भाई क्रिप्टन, क्रिप्टन है 36 और 36 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 8 84 होगा, मुझे नहीं लगता 84 होगा, चलो है, होगा शायद 84 हो। अब जरा इनको ऐड करके देख लो, 137 प्लस 84 कितना बनता है, 11 और 12 221। नहीं यार ये नंबर सही नहीं है, क्रिप्टन का मेरे ख्याल से 92 होगा शायद, 36 एंड, अबे भाई कोई वो प्रायोरिटी टेबल में देख के बता दो यार, एक तो ये केमिस्ट्री के मसले बड़े खराब होते हैं। 7 2 9, 3 9 9 12, क्रिप्टन और बेरियम का चेक करके बता दो प्रायोरिटी टेबल में से मुझे यार, खुदा के लिए। ये छोड़ दो, रहने दो उसको भी। थर्टी सिक्स एंड 48 कितने होते हैं यार, 6 और 14, 84 सही तो कह रहा है ये, 84 ये हो गया। और 137 कितना होता है, 7 4 11 12, नहीं 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 बन रहा ना ये, तो बेरियम का फिर डिफरेंट होगा। भाई आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो क्या,
अभी केमिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ते हो तुम लोग? पीरियोडिक टेबल देख के बता दो ना मुझे यार। छोड़ो, दफा करो उसको यार। तुम लोग जो सुनो ना सारे, पता नहीं चर्च पी के बैठे हो सारे, किसी की आवाज ही नहीं आती। चलें जी, इसको दफा करें। अब ऐसा है कि इसकी डायरेक्ट वर्कशीट सॉल्व करनी है आप लोगों को। इसकी वर्कशीट नंबर मैं आपको बता देता हूँ कौन सी होगी। इसकी एक वर्कशीट है, मैं आपको वर्कशीट नंबर बता दूंगा, बुक में से अभी मैसेज कर देता हूँ, ये पीडीएफ भी भेज देता हूँ याली, और इसकी वर्कशीट भी भेज देता हूँ। मेरे ख्याल से पीडीएफ मैंने शायद भेजी भी आप लोगों को, लेकिन मैं इसकी दुआ से भेज देता हूँ पीडीएफ। और इसकी एक वर्कशीट है, वो भी आपको सॉल्व करनी है। सॉल्व करना शुरू करना, आपकी क्लास तो थर्सडे को होगी ना, तो थर्सडे तक आप कम से कम इसकी वर्कशीट सॉल्व करके रखें, ताकि फिर हम आगे काम कर सकें। ठीक है, इसका वर्कशीट नंबर मैं आपको बता देता हूँ, और आप थर्सडे तक ये वर्कशीट कंप्लीट करके रखें। फिर इंशाल्लाह जो है वो थर्सडे को हम रेडियो एक्टिव डीके पे बात करेंगे, और बस इस चैप्टर को खत्म करेंगे इंशाल्लाह ताला फ्राइडे तक। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह थर्सडे की क्लास में मिलते हैं फिर।